हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस जान की क्लासेस में। दोस्तों, कल मैंने बात की थी इतिहास के बारे में और मैंने बताया था कि इतिहास को किस प्रकार से हमारे इतिहासकारों ने बताया है। मैंने बताया कि इतिहास को जानने के 3 स्रोत थे। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। उस तीनों स्रोतों को मैंने बोर्ड पर बहुत प्यार से समझाया था और हमें लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो है भारत का इतिहास, और मैंने बताया था कि किस प्रकार से भारत के इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने 3 मेजर पार्टों में विभाजित कर दिया था। तो आइए आज हम बात करेंगे हमारे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास हमारे इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अगर हम बात करें हमारे प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में हमें हमारे इतिहासकारों ने बताया कि प्राचीन भारत के अंतर्गत उन सभ्यताओं का उजागर हो रहा था, या बोल सकते हैं प्राचीन भारत में उन मनुष्यों के दिमाग का विकास हो रहा था जो आगे चलकर हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में हम सिर्फ और सिर्फ उन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे जिससे आज हम लोग पैदा हुए हैं, या उन्हीं के सभ्यता को पढ़ करके हमने आज कई बुलंदियां हासिल की हैं। अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को समझने के लिए इसे कई भागों में विभाजित किया है। अगर बात करें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की, तो हमें पता है कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन दोनों कालों से ज़्यादा बड़ा काल या समय प्राचीन भारत का रहा होगा। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 3 भाग? पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक है, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को इन 3 मेजर पार्टों में विभाजित किया और बताया कि प्राचीन भारत को इन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को या उस समय को कहा जाता था जिस समय मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। अपने जीवन यापन के लिए वह शिकार पर और नेचुरल चीज़ों पर या प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर करता था।
इस समय की जानकारी के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त थे, या बोल सकते हैं इस समय के मनुष्यों के अंदर कोई भी लिपि सभ्यता उजागृत नहीं हुई थी। इस काल के व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो ये इस काल के व्यक्ति प्रागैतिहासिक काल की अपेक्षा थोड़े से विकसित हुए थे। इन्होंने लिखना तो सीख लिया, अपने भाव को प्रकट करना सीख लिया, किंतु इस काल की लिपियों की जानकारी आज तक नहीं मिली। कहने का मतलब है कि इस समय की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। व्यक्ति अपनी बातों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी आर्ट या चित्र का प्रयोग करते थे, और जिसे आज तक हमारे इतिहासकारों ने बयां नहीं कर पाया, उनके लफ्ज़ों को या उनके चित्र को समझा नहीं पाए कि प्राचीन काल के व्यक्ति या आद्य ऐतिहासिक काल के व्यक्ति क्या बताना चाहते थे उन चित्रों के द्वारा। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल वो विकसित समय था जिस समय मनुष्य पूरी तरह विकसित हो चुका था, उसने लिखना पढ़ना सीख लिया था। अपने सभ्यता को व्यक्त करना या अपने मनोभाव को लिख करके बयां करना, इसीलिए इस काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखा गया। कहा गया कि इस काल में व्यक्तियों ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। व्यक्तियों की सभ्यता पिछले कालों की अपेक्षा अच्छी हो चुकी थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक काल कहा। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल को, एक एक पार्टों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया। पहला है पाषाण युग, और दूसरा है ताम्र युग। पहला है पाषाण युग और दूसरा है ताम्र युग। अगर हम बात करें पाषाण युग, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर युग। उस समय की बात की जा रही है जिस समय मनुष्य ज़्यादातर अपने प्रयोग में पत्थरों को लिया करता था, पत्थरों के टुकड़ों से औजार बनाता था, उनसे शिकार करता था और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। पत्थरों के गुफाओं में रहता था, पत्थरों के औजार यूज करता था। मतलब कहना ये चाहते हैं कि उस समय मनुष्य पत्थरों पर ही निर्भर था। उसी काल को पाषाण काल या पाषाण युग कहा गया। और आपको पता है कि सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु की खोज की उसे तांबा कहा गया, और मनुष्यों ने जैसे ही तांबे की खोज की या अपने पत्थरों में तांबे का प्रयोग करने लगे, उसी काल को हमारे इतिहासकारों ने ताम्र युग कह दिया। मतलब कहने का ये मतलब है कि प्रागैतिहासिक काल को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक पाषाण युग जब मनुष्य पत्थरों का औजार प्रयोग करते थे, और दूसरा ताम्र युग जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार यूज करने लगे या प्रयोग करने लगे, तो उसे ताम्र युग कहा गया। अगर बात करें पाषाण युग की, चूंकि इन दोनों कालों में या दोनों युगों में सबसे लंबा पीरियड रहा होगा पाषाण युग का। पाषाण युग मतलब पत्थर युग, पाषाण युग मतलब पत्थर युग। तो इतिहासकारों ने पाषाण युग की जानकारी के लिए, बताने के लिए कि उस समय के मनुष्य किस प्रकार से पत्थरों का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए इतिहासकारों ने पाषाण युग को भी तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहला है पुरा पाषाण काल, पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव
पाषाण नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल उस समय की बात है जब मनुष्यों ने आग की खोज कर ली थी। पूरा पाषाण काल में दो घटनाएं घटित हुई। पहला, आग की खोज हुई। आग की खोज हुई। आग की खोज तो हो गई, पर उस समय के व्यक्ति आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। दूसरी बात, इस समय के व्यक्ति एक शिकारी हुआ करते थे, एक हंटर हुआ करते थे और अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का औजार बना करके शिकार करते थे और उन्हीं शिकार का प्रयोग अपने भोजन के लिए करके अपना जीवन यापन करते थे। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो इस समय मनुष्य थोड़ा विकसित हुआ, उसके बुद्धि का विकास हुआ और उसी मनुष्य के द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा पशुओं का शिकार किया जाता था, उसी पशुओं को पालतू जानवर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कहने का मतलब नवपाषाण काल में एक अच्छा काम ये हुआ कि मनुष्यों द्वारा पशु पालन प्रारंभ हुआ। मनुष्यों द्वारा पशुपालन प्रारंभ हुआ। मनुष्य जो पूरा पाषाण काल में शिकार करके भोजन करते थे या जीवन यापन करते थे, अब वही मनुष्य मध्य पाषाण काल में पशु का पालन करते थे। उन्हीं पशुओं के द्वारा आने जाने के लिए प्रयोग करते थे या उन्हीं पशुओं से भी खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे। ये तो था मध्य पाषाण काल की बात। अब नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में डोमेस्टिकेशन प्रारंभ हुआ, कृषि प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रचलन या मनुष्यों द्वारा कृषि किया जाने लगा। प्रचलन, नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि करना सीख लिया और जब मनुष्यों ने कृषि करना सीख लिया तो वे एक स्थान पर रहने लगे, अपने आप को विकसित करने लगे, अपने समाज को बढ़ाने लगे, अपने सभ्यता का विकास करने लगे। देखने का अगर आप देख रहे हैं तो किस प्रकार से मनुष्यों का विकास हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित कर दिया, पाषाण युग, ताम्र युग। पाषाण युग को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में विभाजित कर दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा आग की खोज हो गई, किंतु आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। उसके बाद उस समय मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य के बुद्धि का थोड़ा सा विकास हुआ, उसने पशुपालना प्रारंभ कर दिया और नवपाषाण काल में मनुष्य की बुद्धि का और विकास हुआ और उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो इंसान एक जगह रहने लगा, स्थायी निवास हो गया। स्थायी निवास होने के बाद उसके परिवार में या समाज में वृद्धि हुई, उसकी सभ्यता में वृद्धि हुई, उसकी संस्कृति में वृद्धि हुई। कहने का मतलब नवपाषाण काल में जब कृषि का प्रचलन हुआ तो मानव सभ्यता का विकास होने लगा। अगर हम बात करें इनके समय की, अगर हम बोल दें कि प्रागैतिहासिक काल कितने समय पुराना है या कितने वर्ष पहले प्राचीन भारत था, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनकी समय सीमा क्या थी या कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इतिहास के डेट की कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी डेट निश्चित नहीं था। C14 या C14 कार्बन विधि से जिस डेट का पता लगाया गया है उन्हीं डेटों को मैं भी आपके सामने व्यक्त करूंगा और ये भी बता दूं कि किसी भी डेट को निश्चित नहीं किया गया है, सही नहीं माना गया है। एक अनुमानित डेट लगाई गई है जिसे सारे इतिहासकारों ने बताया है और जो NCERT बेस्ड डेट है वो मैं आपको यहाँ पर व्यक्त कर दूंगा।
अगर बात करें हम पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल की बात करें तो ये सबसे पुराना काल था। इस काल को 5 लाख से 8000 BC तक माना गया। कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 8000 वर्ष पहले तक पुरापाषाण काल था। उसके बाद मध्यपाषाण काल 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक के समय को मध्यपाषाण काल माना गया। और 4000 BC से लेकर के 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक के समय काल को नवपाषाण काल माना गया। चूंकि पुरापाषाण काल के इन समय जब पुरापाषाण काल चल रहा था, या फिर बोल सकते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल चल रहा था, उसी समय तांबे की खोज हुई। और तांबे की खोज जो हुई है वो 3000 BC से 3000 BC से 2000 BC के अंतर्गत हुई। 3000 BC से 2000 BC के अंतर्गत हुई। ये समय निर्धारित हमारे NCERT के पुस्तकों में मिला है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मैंने बताया कि भारत के इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने 3 मेजर पार्टों में विभाजित कर दिया। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय सीमा अधिक था, इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को 3 मेजर पार्टों में विभाजित कर दिया। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल का समय सीमा अधिक था, इसीलिए इसे समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक पाषाण युग, जिस समय मनुष्य पत्थर का प्रयोग करते थे उसे पाषाण युग कहा गया, और जैसे ही मनुष्यों ने तांबे की खोज कर ली और तांबे का प्रयोग करने लगे उसे ताम्र युग कहा गया। उसके बाद पुरापाषाण काल का समय सीमा अधिक था, या ताम्रपाषाण काल से पुरापाषाण काल या पाषाण काल का समय अधिक था, इसीलिए पाषाण युग को समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, किंतु मनुष्यों द्वारा आग का प्रयोग नहीं किया जा सका। उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि ये चीज़ है क्या, और उस समय का व्यक्ति या उस समय मनुष्य शिकारी के रूप में हुआ करता था, केवल शिकार पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल की बात करें तो उस समय मनुष्य पशुपालन सीख लिया, पशुओं का प्रयोग करने लगा। नवपाषाण काल में कृषि का प्रचलन हुआ या कृषि प्रारंभ हुई, उसके बाद मनुष्य की सभ्यता विकसित हुई। ये तो था प्रागैतिहासिक काल की बात। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, समय सीमा मैंने लिखवा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हम 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2500 BC से लेकर 1750 BC तक पढ़ेंगे।
1750 BC तक पढ़ेंगे। उसके बाद इस सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे उन सभी स्थलों को जो इस खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। फिर ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। और वैदिक सभ्यता को 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के 600 BC तक पढ़ेंगे। 600 BC। अब आप लोग देखिए 1750 से 1500 कहा जाता है कि इन 250 या 250 वर्षों का कुछ पता नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इन 250 वर्षों के अंतर्गत बाढ़ के कारण इस पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। इसी कारण इस 250 साल में कुछ पता नहीं चला। इसी के बाद एक नई सभ्यता भारत में आई जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं कि 1500 ईस्वी में आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने अपनी एक सभ्यता का विकास किया जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 712 ईस्वी से लेकर 600 तक हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को। उसके बाद 712 ईस्वी से लेकर के, इसमें नहीं, इसको मिटा करके या फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को। और उसके बाद 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 तक के समय में हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। और 1947 से लेकर के 1964 तक के समय काल को हम समकालीन भारत के नाम से पढ़ेंगे। समकालीन भारत। और 1964 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इतिहास को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब लगभग में लाखों वर्ष पहले से लेकर के 1964 तक के घटनाओं को ही इतिहास में शामिल किया गया है। अनादर उसके बाद की घटनाओं को इतिहास नहीं कहा गया। आपने प्राचीन भारत के इतिहास को किस प्रकार जानना है वो सारी चीज़ें पढ़ ली। प्राचीन भारत में हमने 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, वो मैंने बता दिया। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। समय का निर्धारित कर दिया, 1600 ईस्वी तक के समय को हम हिंदू सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि लाखों वर्ष पहले से लेकर के 600 ईस्वी तक के सभ्यता को ही हिंदू सभ्यता कहा जाता है। और बाद में 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र में भारत के दाहिर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, तो उसी समय से लेकर के मतलब 712 से लेकर 1707 तक के समय काल को हम मुस्लिम युग कहेंगे भारत में। उसके बाद 1707 से लेकर 1947 तक जब हमारा भारत अपनी आज़ादी की ओर बढ़ा, और 1947 में जब आज़ादी मिलने के बाद 1964 के समय को हम समकालीन भारत के रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। कल आपको हम भारत के इतिहास से परिचित कराएंगे या भारत के नामकरण किस प्रकार से हुए। नामकरण के बाद से हम आपका सिलेबस आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।